नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मेरी इस यूट्यूब चैनल में। तो आइए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी का क्लास नंबर तीसरा, जिसमें हम लोग 30 प्रश्न जो है पढ़ने वाले हैं। जो हमारा चैप्टर रहेगा वर्णमाला, यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे 30 प्रश्न। वर्णमाला से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे सभी जो है वर्णमाला से प्रश्न बने हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अयोग वह वर्ण का उदाहरण है। ऑप्शन ए दी है छ और त्र, ऑप्शन बी है ड और ढ, ऑप्शन सी है अंग और आहा, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अंग और आहा को अयोग वह वर्ण कहते हैं। अगला प्रश्न है द्विगुण व्यंजन है। ऑप्शन ए दिया है ड और ढ, ऑप्शन बी है ज्ञ और स्र, ऑप्शन सी है ड और ढ, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो द्विगुण व्यंजन जो है ड और ढ को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न दिया है अ किस प्रकार का स्वर है। तो यहाँ पर जो जीवा के प्रयोग के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो अग्रस्वर में हम देखते हैं तो अग्रस्वर में आपका ई आता है और बड़ा ई आता है और ए आता है और ए आता है। उसी प्रकार अगर हम पश्च स्वर में देखते हैं तो पश्च स्वर में आ आता है, ऊ आता है, बड़ा ऊ आता है और ओ आता है और अ आता है। मध्य स्वर में आपका केवल अ आता है, यानी कि अ जो है किस प्रकार का स्वर है, तो हम बताएंगे अ एक मध्य स्वर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न दिया है ल किस प्रकार का व्यंजन है। ऑप्शन ए दिया है स्पर्श व्यंजन, ऑप्शन बी है नासिक के व्यंजन, ऑप्शन सी है लुंठित व्यंजन, ऑप्शन डी है पार्श्विक व्यंजन। तो ल जो है एक प्रकार का क्या है, पार्श्विक व्यंजन है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ल किस प्रकार का व्यंजन है, तो ल एक पार्श्विक व्यंजन है। उसी प्रकार लुंठित व्यंजन में कौन सा आता है, तो र आता है लुंठित व्यंजन में। और नासिक के व्यंजन में जिसमें हम पढ़े हैं 5 जो है नासिक के व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। और इसी प्रकार स्पर्श व्यंजन में आपका जो बांटा गया है 5 भागों में, क वर्ग, ठीक है, च वर्ग, इस प्रकार से बांटा गया है, कंठव्य, तालव्य, वो सभी जो क्या है स्पर्श व्यंजन में आते हैं। तो अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है पंच में अनुस्वार किस रूप में आता है। पंच में जो अनुस्वार है वो किस रूप में आता है, तो अनुस्वारों की संख्या है 5, ठीक है। तो ऑप्शन ए देखते हैं, दिया है च और या, अन्ना और माँ। यहाँ पर हम देखते हैं च वर्ग में अगर हम जाते हैं तो या जो है एक पंच अनुस्वार में आता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा या। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से अनुनासिक वर्ण बताना है। ऑप्शन ए दिया है ब, ऑप्शन बी है त, ऑप्शन सी है स, ऑप्शन डी है या। अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है, तो अनुनासिक वर्णों की संख्या 5 है, जिसमें आता है आपका या जो है एक अनुनासिक वर्ण है। अगला प्रश्न है हिंदी में व्यंजन वर्णों की कुल संख्या कितनी है। हिंदी में व्यंजन वर्णों की कुल संख्या बताना है। ऑप्शन ए दी है 33 + 2, ऑप्शन बी है 33, ऑप्शन सी है 34 और ऑप्शन डी है 32। तो इसका सही उत्तर होगा हिंदी में व्यंजन वर्णों की जो कुल संख्या है वो है 33। ऑप्शन नंबर बी जो इसका सही उत्तर होगा। अगर पूछा जाए कुल वर्णों की संख्या तो होती है 52। अगला प्रश्न है कौन से वर्ग में हर्ष स्वर हैं। तो हर्ष स्वर में आपके आते हैं एक आता है यहाँ पर अ आता है और ई आता है, उ आता है और री आता है। ये क्या है, हर्ष स्वर, या इसी को लघु स्वर भी कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अ, ई, उ और री। इसको कहते हैं हर्ष स्वर या लघु स्वर। अगला प्रश्न दिया है स्पर्श व्यंजन वाला वर्ग कौन सा है। स्पर्श व्यंजन वाला वर्ग बताना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं य, र, त, ल, ये तो नहीं है। य, र, ल, व, ये कौन सा है, या इसको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, ठीक है। उसकी प्रकार है शक्कर का सा दिया है, षटकोण का सा दिया है और यह है सपेरा का सा और हल का। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो ये आता है उसमें व्यंजन में। उसी प्रकार दिया है क, च, त, प। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 माना गया है, जिसमें आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर होगा। क, च, त, प, ये जो है स्पर्श व्यंजन के। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण मूर्धन्य है। तो हम यहाँ पर स्पर्श व्यंजन पढ़े हैं, जिसमें 5 जो है स्पर्श व्यंजन होते हैं, जिसमें आपका आता है कंठव्य, तालव्य और उसके बाद मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य। 5 जो होता है वो किस में आता है, वो होता है स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आता है। जिसमें अगर हम देखेंगे कंठव्य में तो क वर्ग आता है, कंठव्य उसका तालव्य में च वर्ग आता है और मूर्धन्य में आपका आता है ट वर्ग। और ट वर्ग को हम यहाँ पर लिखते हैं तो ट आता है, ठ आता है, उसके बाद ड आता है, उसके बाद ढ आता है, उसके बाद अड़ा आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखते हैं तो ए मिलता है कौन सा, ढ।
ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर है। ढ क्या होगा, एक मूर्धन्य वर्ण है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित व्यंजनों में अघोष, ऊष्म एवं महाप्राण बताना है। तो हम पहले लिख लेते हैं अघोष में कौन कौन सा जो वर्ण आता है उसको लिख लेते हैं पहले। अघोष में अगर हम देखते हैं तो अघोष किसको कहते हैं, जिन ध्वनि को उच्चारण अगर जिन वर्णों का उच्चारण अगर हम करते हैं तो स्वर तंत्री में कंपन पैदा नहीं होता है, उसको बोलते हैं अघोष कहा जाता है। जिसमें आपका स्पर्श व्यंजन में अगर हम क वर्ग में जाते हैं तो क वर्ग के प्रथम दो वर्ण जो है क और ख ये जो है उसमें में आता है, सॉरी अघोष में आता है। उसी प्रकार च वर्ग के प्रथम दो भी अघोष में आएगा। उसके बाद ट वर्ग के प्रथम दो भी, यानी कि जितने भी स्पर्श व्यंजन के प्रथम दो जो वर्ण हैं वो सभी जो है अघोष में आते हैं। उसके बाद अगर हम उसमें देखते हैं ऊष्म व्यंजन जिसमें क्या होता है आपका ऊष्म व्यंजन, जिसमें ऊष्मा का जैसे जिसको अगर उसको हम बोलते हैं ऊष्मा का जो है प्रवाह होता है उसको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जिसमें आपका आता है स आता है, शकर का सा, षटकोण का सा और सपेरा का सा और ह आता है। ठीक है, तो इसका जो इसमें से जो अघोष है, ठीक है, ऊष्म व्यंजन में से स, ये तीनों सा जो है अघोष में आते हैं। ठीक है, तीनों सा किस में आते हैं, अघोष में आते हैं। उसके बाद है महाप्राण किसको कहते हैं, तो महाप्राण में आपका देखते हैं तो महाप्राण जिसमें जिन वर्णों के उच्चारण में जो मुंह से जो है गर्म वायु का प्रक्षेपण जो होता है अधिक मात्रा में होता है उसको कहते हैं महाप्राण। जिसमें अगर हम स्पर्श व्यंजन में जाते हैं तो स्पर्श व्यंजन का जैसे क को लेते हैं तो उसमें थोड़ा सा जो है वो वायु का जो प्रक्षेपण है कम है। उसके बाद ख को जोर से बोलना पड़ता है, ख फिर ग छूट जाता है, फिर घ आता है। ठीक है, ख और घ ये जो है यानी कि स्पर्श व्यंजन का दूसरा और चौथा जो वर्ण है वो सभी किस में आते हैं, महाप्राण में आते हैं। उसी प्रकार अगर हम ऊष्म व्यंजन में जाते हैं तो ऊष्म व्यंजन में जितने भी ऊष्म व्यंजन हैं सभी महाप्राण में आते हैं। यानी कि जो इसमें देखो ऊष्म व्यंजन में आपका सा मिलता है, ठीक है, ऊष्म में भी सा मिलता है और अघोष में भी सा मिलता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। शक्कर का स जो है अघोष व्यंजन भी है, ऊष्म भी है और महाप्राण व्यंजन भी है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न पढ़ते हैं निम्नलिखित में से लघु स्वर कौन सा है। लघु स्वर यानी कि हर्ष स्वर जिसको हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, लघु स्वर हर्ष स्वर। तो यहाँ पर लघु स्वर में आपका अ आता है, एक आता है ई आता है, उ आता है और री आता है। ऋषि का री भी ए लघु स्वर में आता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, री। अगला प्रश्न दिया है विसर्ग किस वर्ग से संबंधित है। विसर्ग बताना है, ये विसर्ग जो है किस वर्ग से संबंधित है। ऑप्शन ए दिया है दंत्य वर्ग से, ऑप्शन डी है कंठ्य वर्ग से, ऑप्शन सी है ओष्ठी वर्ग से और ऑप्शन डी दिया है तालव्य यानी कि तालु से। ठीक है, तो यहाँ पर बताना है जो विसर्ग है एक होता है अनुस्वार और विसर्ग जिसको हम लोग अयोगवाह वर्ण कहते हैं। तो इसमें से बताना है एक अनुस्वार और अनुस्वार में कौन अंग आता है, ठीक है, और विसर्ग में आपका आह आता है। तो ये आह को बताना है कि किस वर्ग में आता है। अगर स्पर्श व्यंजन में हम जाते हैं तब तो अह जो होता है वो आता है आपका कंठ्य वर्ग में आता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न दिया हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 14 नंबर का जो प्रश्न है उसमें दिया है कि हिंदी में मूल स्वरों की संख्या बताना है कि कितनी होती है। हिंदी में मूल स्वरों की संख्या ऑप्शन ए दिया है 3, ऑप्शन बी दिया है 4, ऑप्शन सी दिया है 2 और ऑप्शन डी दिया है 5। तो यहाँ पर जो मूल स्वर है जो हम लोग लघु स्वर पढ़े हैं अ, ई, उ और री, ठीक है, ये इसको लघु स्वर या हर्ष स्वर और इसी को ही मूल स्वर कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा 4। मूल स्वरों की संख्या कितनी है, तो मूल स्वरों की संख्या होती है 4। अगला प्रश्न है अघोष अल्पप्राण व्यंजन वर्ण का चयन कीजिए। यानी कि अघोष भी और वो अघोष भी है और अल्पप्राण भी है। तो अघोष किससे कहते हैं, तो जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर्ण तंत्री में कंपन पैदा नहीं होता है उसको अघोष ध्वनि कहते हैं, अघोष व्यंजन कहते हैं। उसी प्रकार अल्पप्राण जिसके बोलने से जो है वायु का प्रक्षेपण बहुत कम मात्रा में होता है उसको अल्पप्राण कहते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं तो अल्पप्राण जैसे अघोष में हम देखेंगे तो क वर्ग जो आता है एक, इसमें हम क वर्ग देखते हैं। क वर्ग में आपका क हो गया, ख हो गया, ठीक है, क हो गया, ख हो गया और घा हो गया।
जो प्रथम स्पर्श व्यंजन में से जो प्रथम होता है क और ख, वो अघोष में आ जाता है। अगर हम ग में चले गए तो इसमें थोड़ा सा कंपन पैदा हो रहा है, घ ग, ठीक है, अंगा, इसमें कंपन पैदा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क किस में आएगा, ये अघोष में आता है। अगर हम अल्प प्राण में जाते हैं तो अल्प प्राण में भी कम मात्रा में इसमें भी वायु का प्रक्षेपण होता है, यानी कि अल्प प्राण भी है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। क जो है अघोष भी है और अल्प प्राण भी है। लेकिन थ ज देखते हैं, ज क्या है, ज जो है एक घोष है, क्योंकि ज यहाँ पर झंकार पैदा हो रहा है, झंकार टाइप का, ठीक है, झंझनाहट टाइप का। अगर यह थ को देख रहे हैं, थ तो आ रहा है अघोष में, लेकिन अल्प प्राण में नहीं आ रहा है, महाप्राण में आ जा रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, हिंदी में पश्च स्वरों की संख्या बताना है। हिंदी में पश्च स्वर होता है, ऑप्शन ए दिया है बड़ा ई और ए, ऑप्शन बी है ई अ और आ, ऑप्शन सी है अ आ उ, ऑप्शन डी दिया है उ और उ। तो यहाँ पर बताना है आपको हिंदी में पश्च स्वरों की संख्या। तो हम लोग पढ़े हैं हिंदी में वर्णों जीवा के प्रयोग के आधार पर अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो यहाँ पर एक बार फिर देख लेते हैं कि अग्रस्वर में कौन कौन सा आता है। तो अग्रस्वर में जिसमें जीभ का अग्रभाग काम करता है, जैसे ई हो गया, बड़ा ई हो गया, ए हो गया और ऐ हो गया, ये सभी किस में आते हैं, अग्रस्वर में। उसके बाद हम मध्य स्वर में जाते हैं, तो मध्य स्वर में मात्र एक ही है जो कि है अ, जो है मध्य स्वर में आता है। उसके बाद जितने बचते हैं वो आता है सभी पश्च स्वर में, जिसमें आपका कौन कौन से आ जाते हैं, जिसमें पश्च स्वर में आपका आ आता है, उ आता है और बड़ा उ आता है और ओ आता है और औ आता है। ये सभी किस में आते हैं, पश्च स्वर में आते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी, ये जो है पश्च स्वर है। अगला प्रश्न दिया है, कौवे की स्थिति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। कौवे की स्थिति के आधार पर स्वरों के भेद बताना है। देखो, कौवे की स्थिति दे सकता है या अलजीवा के प्रयोग के आधार पर दे सकता है। अलजीवा की स्थिति के आधार पर या कौवे की स्थिति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, ऐसे करके प्रश्न जो है दे सकता है। तो ऑप्शन ए दी है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। तो कौवे की स्थिति के आधार पर स्वरों के जो भेद होते हैं वो होते हैं 2 होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, जिसमें आपका देखते हैं तो कौवे की स्थिति के आधार पर आता है, एक होता है निर्नुनासिक और एक होता है अनुनासिक स्वर। तो यहाँ पर 2 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया, अवरोधी व्यंजन में क्या होता है। ऑप्शन ए दिया है हवा तीव्र गति से निकलती है, ऑप्शन बी हवा मंद गति से निकलती है, ऑप्शन सी है हवा रुक जाती है, ऑप्शन डी है उपरयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, हवा रुक जाती है, ठीक है। अवरोधी व्यंजन में जो हवा है वो रुक जाती है। अगला प्रश्न है, अनुस्वार है। ऑप्शन ए दिया स्वर के बाद आने वाले व्यंजन, ऑप्शन बी है संज्ञा के बाद आने वाले व्यंजन, ऑप्शन सी है मात्रा के बाद आने वाले व्यंजन, ऑप्शन डी है वर्ण के बाद आने वाले व्यंजन। तो अगला प्रश्न है, अनुस्वार है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो स्वर के बाद आने वाला व्यंजन जिसको अनुस्वार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, जिसमें अनुस्वार में कौन सा आता है, अंग जो है एक अनुस्वार है। उसके बाद आता है विसर्ग आता है, ठीक है, अह, यानी कि स्वर के बाद आने वाले व्यंजन को क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। अगला प्रश्न है, मात्रा के आधार पर स्वर के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वरों को जो है 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। एक होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर और तीसरा होता है प्लुत स्वर, ठीक है। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, यानी कि 3 भागों में बांटा गया है मात्रा या उच्चारण के आधार पर। लेकिन अगर यहाँ पर इसका जो व्यापम है इसका सही उत्तर 2 को लेता है, ठीक है, तो इस पर भी ध्यान रखना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 3। अगला प्रश्न दिया है, ह म व यमरा वर्ण, यहाँ पर वर्ष लिखा गया है, ये वर्ण होगा, ये वर्ण है, वर्णों। तो ह म व र वर्णों का उच्चारण स्थान की दृष्टि से सही क्रम बताना है। तो यहाँ पर ह किस में आता है, ह जो है आता है कंठ वर्ण में आता है, ठीक है, उच्चारण की दृष्टि के स्थान पर बताना है। तो ह जो है ये आता है कंठ वर्ण में। उसके बाद माँ को देखते हैं, तो माँ आता है
म आता है ओष्ठ्य वर्ण में। म किस में आता है? ओष्ठ्य वर्ण में आता है म, जिसमें आपका प फ ब भ म ओष्ठ्य वर्ण में। उसके बाद व देखते हैं तो ये दंत्य वर्ण में आता है, जिसमें त थ ध त आता है, थ आता है, द आता है, ध आता है, ठीक है। लेकिन वहाँ पर व को भी इसमें लिया गया है, जो कि व किस में आता है? एक आता है अंतस्थ व्यंजन कहते हैं व को, लेकिन ये भी त वर्ग में आ सॉरी दंतोष्ठ्य वर्ग में आ जाता है। उसके बाद र को देखते हैं तो ये आता है मूर्धन्य वर्ण में। र किस में आता है? तो आता है मूर्धन्य वर्ण में आता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पर कम भी लिखा गया है, ये होगा कंठ्य है। अगला प्रश्न दिया है नासिक व्यंजन है, नासिक के व्यंजन बताना है। यहाँ पर तो वर्ण वर्ग का प्रथम वर्ण दिया है, ऑप्शन बी है वर्ण वर्ग का पंचम वर्ण, ऑप्शन सी है वर्ण वर्ग का तृतीय वर्ण, ऑप्शन डी दिया है वर्ण वर्ग का तृतीय वर्ण। तो नासिक के व्यंजन जो है वर्ण वर्ग का जो है पंचम वर्ण को कहते हैं नासिक के व्यंजन, जिसमें आता है आपका या आता है, अंगा आता है, ठीक है, या आता है, अंगा आता है, अड़ा आता है, न आता है, म, ठीक है, इसे नासिक के व्यंजन में आते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, वर्ण वर्ग का पंचम वर्ण। अगला प्रश्न दिया है स्वाश्रित वर्ण को कहते हैं। स्वाश्रित वर्ण मतलब स्वयं पर जो निर्भर होता है, स्वयं, ठीक है। तो स्वाश्रित वर्ण को क्या कहते हैं? स्वाश्रित बोले जिन ध्वनि को उच्चारण जो है स्वयं से होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए दिया है स्वर्ण वर्ण, ऑप्शन बी है व्यंजन, ऑप्शन सी है अंतस्थ, ऑप्शन डी है ऊष्म। तो स्वाश्रित वर्ण जो है स्वर्ण वर्ण को कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। च व्यंजन का उच्चारण होता है, च व्यंजन का उच्चारण किससे होता है? ऑप्शन ए दिया है नासिका से, ऑप्शन बी है तालु से, ऑप्शन सी है दंत से, ऑप्शन डी दिया है वर्त्य से। तो यहाँ पर च छ तो किससे होता है? तालु से होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा तालु से। च व्यंजन का उच्चारण किससे होता है? तालु से। अगला प्रश्न है स्वयं राजन्ते स्वरा अन्वग, ये अन्वग लिखा गया है, ये अन्वग होगा। स्वर राजन्ते स्वरा अन्वग भवति व्यंजनामिति, व्यंजन मिति स्वर की यह परिभाषा निम्न में से किसकी है? ऑप्शन ए दिया है भामासा, ये भामासा होगा, ऑप्शन बी दिया है रुद्र, ऑप्शन सी है पतंजलि, ऑप्शन डी है वामन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पतंजलि का है कि स्वर राजन्ते स्वरा अन्वग भवति व्यंजनामिति। ये महर्षि पतंजलि के अनुसार जो है यह परिभाषा दिया गया है। और किसके बारे में दिया गया है? ईश्वर के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न दिया वतरीय ध्वनियाँ हैं, यहाँ पर बताना है वर्त्य ध्वनि कौन सा है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए दिया है क ख ग घ, ऑप्शन बी है य र ल व, ऑप्शन सी है प फ ब भ, ऑप्शन डी है न ल श ज। तो इसका सही उत्तर है वतरीय ध्वनि जो है ये न ल स ज को कहते हैं वतरीय ध्वनि। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से वृत्तमुखी स्वर हैं। यहाँ पर वृत्तमुखी, तो यहाँ पर ओंठों की स्थिति के आधार पर, ओंठों की स्थिति के आधार पर जो है स्वरों को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है वृत्तमुखी, एक होता है अवृत्तमुखी। तो वृत्तमुखी से यहाँ से पता चल रहा है कि जिसमें वृत्त बन जाता है, जिसको बोलने पर जो है क्या होता है? वृत्त बन जाता है। हमारा जो मुंह है, हमारा जो ओंठ है, और जिसमें वृत्त नहीं बनता उसको क्या कहते हैं? अवृत्तमुखी। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो आ तो होगा नहीं वृत्तमुखी, ठीक है, इसमें बन नहीं रहा है। ए को देखो, आई को देखो, इसमें भी नहीं बन रहा है, ई इसमें भी नहीं बन रहा है, लेकिन ऊ जब बोल रहे हैं तो हमारा जो ओंठ है इस प्रकार से हो जा रहा है। तो ये होगा वृत्तमुखी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसी प्रकार देखो छोटा ऊ, वो भी वृत्तमुखी में आएगा, ठीक है। ओ बोलेंगे वो भी वृत्तमुखी में आएगा, औ बोलेंगे वो भी वृत्तमुखी में आएगा। यहाँ से अगर हम बोलने से ही पता चल जा रहा है कि कौन सा होगा वृत्तमुखी, कौन सा होगा अवृत्तमुखी। अगला प्रश्न दिया ओष्ठीय ध्वनि है, ओष्ठीय ध्वनि बताना है आपको। ऑप्शन ए दिया है च छ ज झ या, ऑप्शन बी है प फ भ भ म, ट ठ ड ढ ड़ा, त थ ध ध न दिया है। देखो ओष्ठीय वर्ण यहाँ पर हम पढ़े थे, एक होता है कंठव्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, और लास्ट में आता है ओष्ठीय, ठीक है। ओष्ठ्य से ही पता चल रहा है ओंठ। तो इसमें कौन सा आएगा? प फ ब भ म, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर होगा, प फ ब भ म। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में मूल स्वर के समूह को चिन्हित कीजिए। मूल स्वर बताना है, पहले ही बता दिया हूँ, अ ई उ री। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, अ ई उ री। अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है य र ल व किस वर्ग के व्यंजन है। तो ऑप्शन ए दी है तालव्य, ऑप्शन बी है ऊष्म, ऑप्शन सी है अंतस्थ। यहाँ पर एक मिनट इसको पढ़ लेते हैं। देखो तालव्य में आपका कौन कौन सा आता है? आपका च आता है, छ आता है,
ज आता है, च छ ज और झ आता है और या आता है। अगर हम स्वरों में जाते हैं तो तालब में ई और ई जो है तालब में आ जाता है। ठीक है, जिसमें आपका स्वरों में अगर हम देखते हैं तो ई और ई इसमें तलब में एक आता है, ई और एक बड़ा ई भी तलब में आते हैं। उसमें आपका देखते हैं तो तीनों सा और हा जो है उस व्यंजन में आता है। उसके बाद अंतस्थ जिसमें य आता है, र आता है, ल आता है और वा आता है। ठीक है, उसके ओष्ठ में आपका प फ ब भ मा, ये सभी ओष्ठ में आते हैं। उसी प्रकार स्वर में अगर ओष्ठ देखा जाए तो उ और बड़ा उ ये भी ओष्ठ वर्ण में आते हैं। तो यहाँ पर अंतस्थ व्यंजन बताना है। तो अंतस्थ व्यंजन कौन सा होगा? या अलावा क्या होगा? एक अंतस्थ व्यंजन होगा। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन को अर्ध स्वर भी कहा जाता है, इस पर ध्यान रखना है। अंतस्थ व्यंजन को अर्ध स्वर भी कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।